नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना कि चार धाम यात्रियों की संख्या सरकार के लिए चुनौती बन रही है, लेकिन उन्होंने अव्यवस्थाओं के चलते किसी भी तीर्थ यात्रा की मीट न होने का दावा किया है। हालांकि सीएम धामी ने चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद दून के जिला अधिकारी ने यात्रा टर्मिनल को औचक निरीक्षण किया। इधर राज्य सरकार के मुख्य सचिव एसएस संधू ने एक मीटिंग लेकर चार धाम यात्रियों की मौतों के कारणों को लेकर स्पष्ट रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए। देखिए, मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि चार धाम यात्रा इस बार 2 वर्षों के बाद शुरू हुई है और 2 वर्षों के बाद यात्रा शुरू होने से जो यात्रियों की संख्या है वो पहले जितने यात्री आते थे, श्रद्धालु आते थे, उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। और शुरू में हमने सोचा था कि चूँकि जैसे प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है उसी तरीके से यात्रा चलेगी, लेकिन जब हमने देखा कि केदारनाथ जी में एक दिन में 25,000 30,000 लोग पहुंचने शुरू हो गए, उसके कारण से जब वहां पर लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई, दर्शनों में भी, रहने में भी, आने में जाने में, तो हमने अभी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है पिछले दिनों से। और हमने देश के सभी लोगों से अनुरोध किया है, आने वाले श्रद्धालुओं से, आने वाले यात्रियों से, कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब तक यहाँ से आपको अलाउ न किया जाए तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। एक दूसरा, अगर आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, कहीं भी स्वास्थ्य में कोई कमी है, तो जब तक आपको डॉक्टर अलाउ न करें तब भी आप यात्रा न करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अच्छी यात्रा चले, आने वाले सभी श्रद्धालु सुरक्षित आएँ, सुरक्षित वापस जाएं, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सभी से हम अपील कर रहे हैं, आप सबके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, थोड़ा व्यवस्था बना रहे हैं और कुछ परेशानियां, कुछ थोड़ा व्यवधान जरूर हो रहे हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हर तरीके से व्यवस्था की है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी की यात्रा अच्छी हो। दून विश्वविद्यालय में से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है, जिसे केंद्र सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार में देश भर में आई महिलाएं विज्ञान की और रिसर्च स्कॉलर प्रतिभा कर रही हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस सेमिनार का लोकार्पण किया गया। डॉक्टर नित्यानंद जी का, वो भी इस पहाड़ के अंदर बसता था, इस पहाड़ की सोच के साथ चलता था। तो आज उत्तराखंड के अंदर और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहाँ 5 नवंबर को घोषणा करी, उन्होंने वहाँ मंच से कहा। और इस बार जो यात्रा चल रही है, ये जो यात्रा पर्यटक सीजन जो हमारा उत्तराखंड का चल रहा है, पूरे में स्थिति ये है कि आज चाहे हमारे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या प्रदेश के अन्य स्थान हो, नैनीताल हो, मसूरी हो, ऐसे अनेकों स्थान आज पैर रखने की जगह नहीं है। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ कहा, और मैं सच बताऊं तो इस समय हम लोगों के लिए यात्रा चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। उत्तराखंड के जसपुर में हर साल की तरह शांति के लिए जगदीश शीला डोली यात्रा की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में रहे शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी की अगुवाई में विश्व शांति के लिए जगदीश शीला डोली यात्रा हरिद्वार में शुभारंभ होकर उत्तराखंड की पाड़ी, गढ़वाल, कुमाऊं होते हुए कुमाऊं के छोर पर बसे जसपुर नगरी के सिख गुरुद्वारे भवन में पहुंची, जहां जसपुर क्षेत्र की जनता ने भक्तिभाव के साथ डोली यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी ने बताया कि उत्तराखंड में 10.5 किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा सोमनाथ जी के द्वार पहुंचकर समाप्त किया जाता है। इसका वर्णन केदारखंड में, और वहाँ पर गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम की तपस्या की। उस जगह से दशहरा के 30 दिन पहले, और ये पूरे उत्तराखंड का 10,500 किलोमीटर का हमारी परिक्रमा होती है, और जिसमें इसका जो प्रथम उद्देश्य है वो है विश्व की शांति, विश्व में शांति। दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहे, और
तीसरा उद्देश्य है कि 4 धाम जो हमारे विश्व प्रसिद्ध हैं, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में विभिन्न धर्मों के विभिन्न संप्रदायों के शक्तिपीठ है। 1000 धामों के चिन्हीकरण का ये प्रकरण है और 1000 धामों को चिन्हित करने का ये दूसरा उद्देश्य है, ताकि उत्तराखंड है आध्यात्मिक प्रदेश है, यहाँ पर लोग तीर्थ व्रत करने आएँ और अपना लाभ कमाएँ, अपना पुण्य कमाएँ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खेल चेतना यात्रा की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देवभूमि खेल चेतना यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के 13 जिलों में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देना और खेल को बढ़ावा देना। देवभूमि खेल चेतना यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके प्रेरणा से इस यात्रा को हम लोग लेकर के निकले और ये देवभूमि खेल चेतना यात्रा पूरे उत्तराखंड के जो हमारे सभी 13 जिले हैं उन सभी जगहों पर जाने वाली है, जिसका उद्देश्य मात्र एक इतना है कि नशे से दूर रखना, पर्यावरण को बढ़ाना और खेल के प्रति जागरूकता फैलाना। घर घर खेल, हर घर खेल के माध्यम से जन जन तक हमारी जो है अपनी बात को रखना। और वो हमारे जैसे अल्मोड़ा के छात्र, हमारे खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने देश का गौरव बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार से अन्य जनपदों से भी हर घर से लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी निकले। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि ये यात्रा हमारी निकल रही है, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा नजदीक है। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए लगातार बीटीसी परिसर में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बिगड़ रही है। संख्या अधिक और रजिस्ट्रेशन कम होने की वजह से तीर्थ यात्रियों की वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। ऐसे में बीटीसी परिसर में तीर्थ यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपीसी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौका मुआयना करने के बाद तीर्थ यात्रियों को आसपास के कई स्कूलों में ठहराने की व्यवस्था बनाई गई। मौके पर रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन सिस्टम भी लागू कर दिया गया। पिछले दिन 3300 टोकन तीर्थ यात्रियों को वितरित किए गए। टोकन के आधार पर अब बीटीसी परिसर में पंजीकरण किया जा रहा है। जो तीर्थ यात्रा स्कूलों में रुक गई उन्हें स्कूलों में ही टोकन दिए जाने की व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है। इस व्यवस्था के लागू होने से पंजीकरण काउंटर पर तीर्थ यात्रियों की ज्यादा लंबी लाइन में लगने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग आए हैं, उनका पूरा लिस्टिंग हमने करी है। उस लिस्टिंग के हिसाब से कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, वो पूरी की पूरी लिस्टिंग की है। उसके बाद ये टोकन सिस्टम्स बांटे जा रहे हैं। आज पहला दिन था, आज आपने देखा होगा, इसलिए अभी आप बस अड्डे से भी आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम भीड़ दिखी होगी। तो ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, भरत इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी टोकन सिस्टम किया जाएगा। टोकन दिए जाएंगे, वो बेसिस वो रहेगा कि जो पहले आया है उनको दिया जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1-2 दिन में जितना भी बैकलॉग है वो सारा ख़त्म किया जाए। इस बाबत हमारी डीएम रुद्रप्रयाग से भी बात हुई है, डीएम चमोली से भी बात हुई है, तो वो अपना नंबर्स अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे, घटाएंगे। तो उस हिसाब से हम 2-3 दिन में जितने भी जो भी आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए, उन सभी लोगों को हम यहाँ से गंतव्य के लिए, चारधाम के लिए रवाना कर देंगे। कितना टोकन प्रतिदिन बांटा जाएगा सर? देखिए, टोकन डिपेंड करता है जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आज सुबह हमने 3300 के करीब किया था, तो 3300 टोकन तब बांटे थे। इवनिंग में भी 500-600 जो होगा, तो उस हिसाब से हम टोकन बांटेंगे। टोकन भी उस हिसाब से बांटेंगे कि जो पहले आए हुए हैं या जो छूटे हुए हैं उनके पहले टोकन बांटे जाएंगे, उनके बाद। उत्तराखंड के छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। इस क्षेत्र में सैनिकों, पूर्व सैनिक एवं अन्य लोगों को भूमि संबंधी मामलों के लिए अब मेरठ और बरेली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में 2 रक्षा संपदा कार्यालय खोलने का मंजूरी दे दी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के मुताबिक देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय खुलेगा, जबकि रानीखेत में उप रक्षा संपदा कार्यालय खोला जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री के मुताबिक भूमि संबंधी मामलों के लिए गढ़वाल के छावनी क्षेत्र के लोगों को अब तक मेरठ और कुमाऊं के छावनी क्षेत्र के लोगों को बरेली जाना पड़ता था। मंत्रालय ने डीडीओ मेरठ और डीडीओ बरेली से देहरादून और रानीखेत को अलग करते हुए नया कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से छावनी क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देहरादून में डीईओ कार्यालय का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय खोलने की मांग लंबे समय से चल रही थी। मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। देहरादून में मुख्य कार्यालय और उप कार्यालय के रानीखेत में खुलने से रक्षा संपदा संबंधी कई काम, जिनमें
भूमि अधिग्रहण, भूमि संबंधी प्रकरण, निजी भूमि आदि के मामलों के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था। इसके साथ ही नगर के आसपास बंद मार्गों के खुलने की भी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी सरकार के ऐतिहासिक 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें परवरित सरकार छूना तो दूर सोच भी नहीं सकती। पिछले 8 वर्षों में देश ने जहां भारत के हर नागरिक को सुरक्षा सम्मान देने का कार्य किया है, वहीं विश्व में भारत की एक अलग धाक देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। वहीं गरीबों के उन्मूलन के लिए लगातार कई योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास की चिंता करते रहते हैं। मोदी सरकार जन कल्याण के लिए जन भागीदार के साथ जन सरकार को समर्पित जन जन की सरकार है। किसानों का सम्मान, गरीबों का सम्मान, युवाओं को मिलने वाले अवसरों की बात हो, महिलाओं के प्रति देश का एक नई सोच देने की बात हो, खेल जगत में नई तैयारी करने की बात हो, इन सब में इच्छा शक्ति मोदी सरकार में दिखाई देती है। वहीं 2014 के बाद हर व्यक्ति का अपना खाता हो, हर व्यक्ति बैंक से जुड़ सके, जन खाता हो, 45 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया गया। हर व्यक्ति के सर पर छत हो, व्यक्ति को अपने घर मिले, इसके लिए भी मोदी सरकार ने हर मुमकिन काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों का आवंटन किया गया। हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया और उज्ज्वल योजना के तहत देश के हर गरीब पिछड़े तबके के सिलेंडर मुहैया करार मोदी सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन अभियान के तहत 30 मई से 15 जून तक अपने कार्यक्रम कर रही है। सारे बूथों पर बूथ सशक्तिकरण अभियान हमारा चल रहा है। जितने भी हमने जनताओं को जो लाभार्थी हैं उनके लाभार्थियों के सम्मेलन कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर जो हमारी केंद्र की सरकार ने, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल हर घर जल के तहत हमने जो प्रथम चरण में हर घरों में नल पहुंचाने का काम किया है और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें टैंक बनाकर उसमें घर घर में पेयजल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार जनता के बीच में हम ले जाकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये वात्सल्य योजना, जो लोग किसान सम्मान निधि, इसके तहत हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारी केंद्र और राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं उन कामों को जनता के बीच ले जाकर जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाई इन योजनाओं का लाभ हमारी सरकारें दे रही हैं। अगर कोई इससे वंचित है उनको उस योजनाओं को समझाकर उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता बंधु करेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ समेत तमाम पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी ने बिना विज्ञापन के गुपचुप तरीके से भर्ती करवाने पर हंगामा हो गया, जिसके चलते एजेंसी को भर्ती टालनी पड़ी। भर्ती को लेकर दिल्ली, हल्द्वानी, बागेश्वर समेत तमाम जिलों से पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। यहां नगर के एक निजी होटल में टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री समेत तमाम पदों के लिए भर्ती का आयोजन कराया, जिसमें दिल्ली, हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर समेत कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। यहां गुपचुप तरीके से हो रही भर्ती को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि एजेंसी बिना विज्ञापित के भर्ती आयोजित करा रही थी। देखिए, हमको भी सूचना मिली थी और डीएम साहब के कैंप से भी हमको सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो और कुछ अनियमितता की भी शिकायत आई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है। तो अब जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के साथ हमारा MOU हुआ है स्टाफ नर्सिंग की भर्ती को लेके, तो उसी के संबंध में हम लोग आए थे। तो कुछ हमने पूछताछ भी की है और आगे भी हम मेडिकल वाले से भी जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। कल ही MOU हुआ है, आज ये इंटरव्यू के लिए इनको कॉल कर रहे थे। तो हमने इनको बता दिया है कि प्रॉपर चैनल से आप जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे और बच्चों को सिस्टमेटिक बुलाएंगे नहीं, तब तक ये इंटरव्यू वगैरह आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं।
और हमें ऐसा मैसेज दिया गया था कि आज इंटरव्यू है, और सीएमओ साहब को हमने फ़ोन किया हुआ था और वो बोल रहे थे कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग अब? सर अभी ये लोग TDS कंपनी से आए हुए हैं और ये लोग बोलते हैं कि अभी इंटरव्यू होगा। तो क्या लगता है आपको? सर हमें तो लगता नहीं है कि होगा, और हम सुबह से बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए सर, बच्चे ने दूध भी नहीं पिया है और गाड़ी भी हम किसी से मांग करके लेकर के आए हुए हैं। तो अब ग्वालियर में आयोजित 2 दिवसीय पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अधिवेशन का नए कार्यकारिणी के गठन के साथ ही समापन हो गया। नवगठित कार्यकारिणी के संगठन के संरक्षण ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व काबीना मंत्री और वर्तमान बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। यहाँ एक बार फिर से सर्वसम्मति से पत्रकार सुभाष पिमोली को अध्यक्ष चुना गया। वहीं समापन समारोह पर अपने उद्बोधन में विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग ना रहे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। पत्रकार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपने समापन समारोह में मुझको बुलाया है। और जो पत्रकार हमारे विशेषकर पहाड़ी प्रदेश के हैं उत्तराखंड में, उनका जीवन बहुत कठिन भरा जीवन है, कांटों भरा जीवन है। पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ पर पत्रकारिता करना अपने आप में बहुत असंभव है। नदी, नाले, झरने, पहाड़, तो इस तरह से जा कर के और कहीं दूर दूर जा कर के आपदा के अंदर खबरें लाना, गरीब, असहाय, लाचार, परेशान को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहाँ तक मांग की बात है, निश्चित रूप से हमारे पत्रकार भाई, हम लोग भी जो प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग आज उपज हैं, वो आप लोगों की लेखनी की ताकत से ही हम लोग हैं। और हम लोग जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन में ही हम इस एक उत्तराखंड को एक अच्छा उत्तराखंड दे सकते हैं। और लगे हुए हम लोग सब अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, कितना निभा पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो मांग आज आप लोगों ने दी है, निश्चित रूप से। राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग की ओर से इस सेमिनार को आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि सेमिनार में देश भर से आई महिला वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर प्रतिभा कर रही हैं। बता दें कि दून विश्वविद्यालय परिसर में 22 करोड़ की लागत से बने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण केंद्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम में महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये दून विश्वविद्यालय के लिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है और उसका सबसे बड़ा कारण है, हम लोगों ने एक उत्साह के साथ इसको मनाया कि डॉक्टर नित्यानंद की स्मृति में जो हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत सारे क्लासरूम है, हिमालय म्यूजियम के लिए स्थान है और धीरे धीरे ये शेप लेगा उनके आशीर्वाद से, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने महिला वैज्ञानिकों का एक मेला सा लगा है दून विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आगामी 2 दिनों में शोध के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं। यही नित्यानंद जी भी चाहते थे कि समाज के अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, और अभी तक ऐसे कार्यक्रम IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते थे। मुझे खुशी है, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना और दून विश्वविद्यालय उनकी पसंद बना। जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसके लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर को तैयार करेंगे ताकि उत्तराखंड के विकास के लिए, हिमालय के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो। रिसर्च असिस्टेंट जो भारत सरकार चाहती है वो हमको मिले। और उत्तराखंड सरकार का भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रोग्राम में बताया, कि आने वाले दिनों में भी इस शोध संस्थान को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सहयोग होगा वो सहयोग को करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बीच बीच में इसमें आते रहें। जो टेक्निकल सेशंस है, ये बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है, तो हम सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से कुछ कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी के 8 सालों की भी बेमिसाल बताया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने शासनकाल के दौरान हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी 5000 करोड़ के घोटालों में जमानत पर घूम रहे हैं। 8 साल बेमिसाल हैं। वैसे तो हमने हर वर्ष 1 साल बेमिसाल अनेकों समय पर हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10x10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। अनेकों राजनीतिक दलों को देखेंगे परिवारवाद के माध्यम से चलता है। एक यही पार्टी है जिसके अंदर चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने इन 15 दिन तक लगातार 8 वर्ष का हम आयोजन जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। आज महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। ऐसे ही कल सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद में युवाओं का कार्यक्रम होगा, स्कूटर मोटरसाइकिल रैली होगी। उसके बाद में अनुसूचित वर्ग के लोग जाएंगे, सभी वर्गों के लोग जाएंगे और लगातार हम लाभार्थियों से भी मिलेंगे। जिनको लाभ नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाएंगे, जिनको मिल गया है उनको भी बताएंगे कि और भी योजनाएं बहुत सारी हैं वो जनता के बीच में जानी चाहिए। और क्योंकि महिलाओं का आज कार्यक्रम है, हम बहुत गौरवशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है। आज आज़ाद भारत के बाद पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से भी 11 मंत्री पहली बार आज़ाद भारत के अंदर महिलाओं को बनाया गया है। महिलाओं का लगातार विकास हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने पोलिंग के अंदर भी देखा होगा, पहली बार महिलाओं का वोटिंग पुरुषों से ज़्यादा हुआ है। ये उनकी जागरूकता पे मालूम पड़ता है। देखिए, आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद और प्रभारी और राष्ट्रीय महिला मोर्चा के जो प्रभारी हैं वो हमारे बीच में श्री दुष्यंत गौतम जी पहुंचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार करती हैं कि जिन्होंने महिलाओं के बीच आकर महिलाओं के प्रभुत्व में अपना आशीर्वचन हम लोगों को दिया है और मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके बारे में जानकारी दी है। क्या लाभ मिला लाभार्थियों को, यहाँ पर जिनको आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है या सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिली है, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान निरंतर बढ़ाया है और मुझे लगता है कि मैं जब भी बोलूँगी तो यही बोलूँगी, हर बार मोदी। उदयपुर में राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस का नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर शुरू हो गया है। उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने कहा कि उत्तराखंड में नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का उद्देश्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है। शिविर में केवल उत्तराखंड के नेता ही शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णय उनके क्रियान्वयन और राज्य में पार्टी को बूथ स्तर पर राज्य स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। चिंतन शिविर उत्तराखंड के स्तर पर है। राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें बड़े नेताओं का आने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे प्रदेश प्रभारी आए हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें हैं, हमारे CLP लीडर हैं, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में ये राज्य स्तरीय है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो बाहर हमारे बड़े नेताओं का होना था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो होना था राष्ट्रीय स्तर पर, वो उदयपुर में 3 दिवसीय हो चुका है। उसी उदयपुर के मंथन के तर्ज पर उसका क्रियान्वयन करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए ये चिंतन शिविर यहाँ हो रहा है। इसको कार्यशाला का रूप दिया गया है। इसमें यहाँ से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष सब निर्देश प्राप्त करके जाएंगे कि जो उदयपुर में डिसीजन लिया गया उसको ज़मीन पर कैसे उतारना है।
नगर पंचायत दिनेशपुर के सीमा अंतर्गत छठ घाट के समीप बहने वाली नदी से बदबू आने से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि छठ घाट के समीप रामबाग पुल के नीचे जिंदगी की अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते नदी के अंदर से भयंकर बदबू फैल रही है। आसपास के लोगों के अलावा छठ घाट में पूजा अर्चना करने वाले लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते संक्रामक रोग फैलने का संभावना जताई जा रही है। नदी का पानी दूषित हो चुका है। पुल से गुजरने वाले लोगों को नाक पर रुमाल रखकर चलना पड़ता है। इस बारे में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि उक्त नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। सिंचाई विभाग को अवगत कराया जाएगा। कि हमारे यहाँ जो मच्छी मार्केट के जो मुर्गे बेचते हैं, वहाँ के यहाँ गंदगी फेंक के, जो मुर्गी का गंदगी है वो सारे हमारे यहाँ पुल के नीचे फेंक के जाते हैं। हम यहाँ खाना वाना खा नहीं पाते, दूसरी जगह हम खाना खाते हैं और इससे हमारे जो है घर में भी बच्चों की बीमारी फैल रही है। एक धार्मिक स्थल है छठ पूजा के, जो यहाँ पे पूर्वांचल वाले यहाँ पे छठ पूजा भी करते हैं और हमारे बंगाली समाज में भी जो एक दशा श्राद्ध कहते हैं, घाट श्राद्ध, वो भी यहाँ के करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बाज़ार के मार्केट के कुछ लोग जो मुर्गी का और मछली का जो कबाड़ा है यहाँ के फेंकता है, उसी वजह से जो गंदगी है और वो है जो बदबू आ रहा है, यहाँ पे ना हम लोग खड़ा होकर कोई पूजा पाठ कर पा रहे हैं, ना यहाँ पे जो एक दो फैमिली है वो यहाँ पे ढंग से रह पा रहा है। ये जो जिस नदी की आप बात कर रहे हैं वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है और बीच में सिंचाई विभाग वालों ने कुछ नहरों की सफाई भी करवाई है। हमने उनको बोला है, तो वो जो नदी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, तो हम लोग सिंचाई विभाग वालों को जल्दी ही उनसे पत्राचार करके उस नदी को सफाई करवाते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे छठ पूजा है, तो हम और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि उस नदी के आसपास कूड़ा करकट ना फेंकें और जल्दी ही सिंचाई विभाग के पास जाके उस पर उचित कार्रवाई करें। बाजपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम समुदाय का युवक एक विवाहित महिलाओं को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद महिला के पति और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस का घेराव किया और आरोपी युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बरहेनी निवासी एक व्यक्ति ग्रामीण और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के साथ कोतवाली पहुंचा, जहां पीड़ित पति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके गांव का निवासी मुस्लिम समुदाय का एक युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर फरार हो गया। घटना के आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियां क्षेत्र के भीतर बढ़ रही हैं और अभी एक हरिपुरा हड़तान का मामला सामने आया है। हिंदू महिला को जो शादीशुदा है और लगभग उसकी आयु 30 वर्ष के आसपास होगी, उसे बुरखा पहनाकर मुमताज़ नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठाकर किसी अन्य स्थान पर छोड़कर आता है और वो 28 तारीख से घर से फरार है। ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से लव जिहाद की घटना है। बजरंग दल विष्णुव्रत को अभी मामला संज्ञान में आया। हम क्षेत्रीय कोतवाली में पहुंचे हैं और धरपकड़ की मांग हमने की है। शाम 5 बजे तक अगर इसमें कुछ नहीं होता तो बजरंग दल इसमें व्यापक आंदोलन करेगा। बरेनी क्षेत्र से एक महिला, शादीशुदा महिला और घर से 3 दिन पहले लापता हो गई थी। उसके हमने जब जांच पड़ताल करी तो उनका बरहेनी से हल्द्वानी बस अड्डे तक जाना और उसके बाद वहां से बस में बैठकर कहीं अन्य जगह पर जाना प्रकाश में आया है। इसमें जो व्यक्ति उनको बरहेनी से हल्द्वानी लेके गया है वो मुमताज़ नाम का एक व्यक्ति है। उससे हमने पूछताछ की है, बट उसका ये कहना है कि अभी आसपास रहने के कारण, जान पहचान के कारण महिला ने उसको वहाँ ड्रॉप करने के लिए कहा था। इसी के साथ कुछ कॉल्स डिटेल्स हमने देखी हैं, जिसमें 4 संदिग्ध नंबर हमने देखे हैं। उन चारों नंबर पे हमने अपनी टीम रवाना कर दी है और जल्दी ही इसमें उचित कार्रवाई करके लड़की की बरामदगी हम लोग कर। उत्तराखंड के पौड़ी में गुलदार से किए गए हमले में घायल व्यक्तियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। आपको बता दें, घायल किए जाने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के लिए आए 2 घायलों के साथ अस्पताल स्टाफ द्वारा अभद्रता की गई। वहीं इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगेन ने बताया कि इस मामले में जांच के निर्देश सीएमओ को दिए गए हैं। तो वहीं सीएम पौड़ी और जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, जिसकी जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण जो हुआ होगा इसमें मैं अभी पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा। किसी भी चिकित्सालय में जो भी लाभार्थी होता है, जो भी पेशेंट के रूप में आते हैं, वो किसी भी अस्पताल में आकर अपना इलाज करा सकते हैं।
जो भी बेहतर सुविधा होगी उसको उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो प्राथमिक उपचार कराया जा सकता है, और उससे उच्चतर अस्पताल में आते हैं तो वहाँ पे अच्छा इलाज भी वहाँ पे हो सकता है। ऐसा कोई प्रकरण होगा तो उसमें मैं गंभीरता से लूँगा, और वो संबंधित अस्पताल के जो भी प्रबंधक हैं या चिकित्सक हैं उनका स्पष्टीकरण भी मैं कॉल कर सकता हूँ। एक बार मैं उसकी जो तथ्य हैं इसकी जाँच के लिए मैं CMO साहब से विवरण प्राप्त करूँगा। सर क्या इसमें एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है, नहीं तो वहाँ के प्रबंधक द्वारा मुझे अवगत कराया गया, न इस प्रकार की कोई बात अभी आई है। लेकिन इसकी मैं जैसे आपने बताया तुरंत इसकी मैं जांच भी कराऊंगा, और जो भी संबंधित डॉक्टर हैं जिसने इस प्रकार की बात की है उनके। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।